जय हिंद। वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी BSTR। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आया हूं CBSE क्लास 12 के लिए फटाफट रिवीजन। तो चलिए आज मैं रिवीजन करवाऊंगा जो कि केमिस्ट्री का 7 तारीख को पेपर है। तो आज मैं आपको सभी वो फार्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेकर आया हूं जिससे आप न्यूमेरिकल क्या करेंगे, चटाचट लगाएंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? राइट इन कमेंट्स बॉक्स यस सर आई एम रेडी। इफ यू आर रेडी देन आई आल्सो रेडी। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सभी फार्मूला जिससे न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि दे दिया इलेक्ट्रोड रिएक्शन दे दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन में देता है तो अगर मान लीजिए दे देगा कि E नॉट सेल बराबर होता है, उसके लिए फार्मूला E कैथोड माइनस E एनोड। अब यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए इधर इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जानते हैं कि जो सॉलिड का कंसंट्रेशन होता है वह 1 लिया जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नॉक इक्वेशन। नॉक इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। तो देखिए नॉक इक्वेशन, मान लीजिए कि अगर कोई सॉलिड है वह यन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज किया है। अगर वह यन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो क्या होगा, वह आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसके लिए फार्मूला जो होता है ई यम यन प्लस अपान यम। अब देखिए इधर ये यम प्लस जो है ना वो एक्वस में होगा, जो यम होगा वो सॉलिड में होगा, याद रखिएगा। उसी तरह ई नॉट mn n प्लस या एक्वस लिख लीजिएगा। और ये यम जो है ये आपका सॉलिड में है। क्लियर? अब देखिए इधर -2.303 RT अपान NF और ln होता है 1/, ठीक है। 1/, क्या होता है आपका mn का कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं और mn प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है यह आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और यह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर R का मान जो लिया जाता है वह 8.314 ले सकते हैं या 0.0831 ले सकते हैं। T का मान ले सकते हैं आप 298 केल्विन। और यब का मतलब होता है फैराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 96,487 कूलाम, ठीक है, 1 मोल के लिए। और यंग का मतलब क्या आता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यंग फैक्टर भी इसको बोलते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड रिएक्शन कराते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रोड रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर यंग बराबर आपका दिया रहता है। मैं आपको बता दूं कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दिया इस चैप्टर का। और एक और बात, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया है, जाकर आप देख सकते हैं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए आगे तरफ चलते हैं। देखिए इधर अब मान लीजिए हम इतना कैलकुलेशन करें। अब इन कैलकुलेशन को मैंने 60 रूप में बता दिया है। देखिए ये आपका ये क्या है फार्मूला, हमने क्या कर दिया, देखिए यंग की जगह पर यंग का मान निकाल लेंगे और R की जगह पर R का मान, यफ की जगह पर 96,487 और T की जगह पर 298। जब हल करेंगे और ये ध्यान दिए log बेस 10 हो गया है, ठीक है। एक होता है ln होता है, ln E बेस A होता है। तो ये तो थ्योरी में आता है, लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और लॉग में बेस 10 हो जाता है। ध्यान दीजिए लॉग से रिलेटेड ना कोई भी क्वेश्चन ट्रैप होता है, फंसता है, तो मैंने बता दिया हूं कि लॉग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप जाकर देख लीजिए। लॉग का हर कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने ये पढ़ा दिया है। किसी तरह का आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, एक बार जरूर जाकर देखिए, मैं रिकमेंड करूंगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं, फार्मूला को और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो देखिए अगर मान लीजिए एक क्या है आपका एक रिएक्शन है, स्मॉल ए
कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी, प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ मोल या स्क्वायर जियोमेट्रिक कोफिशिएंट कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्मॉल बी क्या है? बी का स्क्वायर जियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और स्मॉल सी जो है ये भी सी का है, और स्मॉल डी जो है डी का है। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? NH3 बनेगा ना। तो जानते हैं कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2, तो ये हाइड्रोजन का स्क्वायरमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हुआ? 3 हुआ। अमोनिया का कितना हुआ? 2 हुआ। तो इस तरह आपका ये हुआ। अब देखिए इसके लिए जो फार्मूला होता है याद रखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। डायरेक्ट ये है कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF। देखिए आर का वैल्यू मैंने बताया क्या रखना है? 8.314, टी की जगह पर 298, यप की जगह पर 96,487, और यन का मतलब यन फैक्टर होता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो यूज होता है। अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है कि आपको करना बस यही है कि आप क्या करेंगे, देखिए LN, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे? C के पावर C, एक कंसरेशन है, ये क्या है? कंसरेशन है C का, और ये क्या है? D, कैपिटल D का पावर D, ये स्क्वायरमेट्रिक कोफिशिएंट है, और ये क्या? फिर A का पावर A, और फिर B। ऊपर वाला प्रोडक्ट आता है, नीचे वाला रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है कंसरेशन के रूप में। और ध्यान दीजिए एक यहाँ पर इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है, कभी भी अगर प्योर सॉलिड है मतलब सॉलिड होगा तो उसका कंसरेशन 1 लेंगे। अगर सॉलिड होगा तो कंसरेशन 1 लेंगे, अगर लिक्विड होगा तो उसका कंसरेशन भी 1 लेंगे। बात समझ में आ गया? मैं इंपोर्टेंट आपको फार्मूला बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ बढ़ाए तो देखिए इधर अगर हम आपको बता रहा हूं, मान लीजिए रिएक्शन क्या है? इक्विलिब्रियम हो गया। जो अभी हम रिएक्शन बताए थे, ए कैपिटल ए, स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी, फिर ये इक्विलिब्रियम हुआ। इक्विलिब्रियम मतलब दोनों तरफ हो गया, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल डी कैपिटल डी। अगर ये इक्विलिब्रियम हो गया तो मान लीजिए अब क्या करना पड़ेगा? तो इक्विलिब्रियम में जो ई नॉट सेल होता है वो 0 हो जाता है, जो ई सेल होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, याद रखिएगा। तो जो जिप्स एनर्जी होती है, ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी बोलते हैं इसको, वह किसके बराबर होता है? माइनस यन एफ ई नॉट सेल के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए यन का मतलब यन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ का मतलब जानते हैं 96,487, और ई नॉट सेल का मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। तो देखिए इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे अगला टर्म आपका है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को आपको समझना होगा। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और कैपिटल जी बराबर होता है 1/r, ठीक है। और r को बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या होता है? रेसिस्टेंस बोलते हैं। और यूनिट क्या होता है? मतलब कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स होगा, क्योंकि इस r का ओम होता है, ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह आगे की तरफ और फार्मूला की तरफ बढ़े हैं तो देखिए इधर मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, और उस वायर का, ठीक है, लेंथ यल है, और उसको एक छोटा सा भाग काट रहे हैं जिसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, उसका एरिया ए है। तो जानते हैं तो रो बराबर क्या होता है? RA/यल। और यहाँ पर मान लीजिए अगर ये एरिया ए होगा तो ए बराबर क्या लिखेंगे? πr² लिख देंगे, जहां पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 होगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए बात करें इसको, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी या, ठीक है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंट बोलते हैं। आर का मतलब रेसिस्टेंट होता है, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यल का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर मतलब जो करंट फ्लो कराता है। अब देखिए यूनिट ऑफ रो क्या आता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है। चलिए अब इसी के संदर्भ में चलते हैं आगे की तरफ। अगला टर्म आता है कंडक्टिविटी। देखिए इधर कंडक्टिविटी को के से रिप्रेजेंट करते हैं। के का मतलब होता है कप्पा,
KPPA कप्पा, और कप्पा बराबर होता है 1/रो। क्या होता है? 1/रो। ये 1/रो है। इसकी यूनिट क्या होती है? सीमेंस मीटर के पावर -1। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछता है। फिर इसके बाद आता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तो लेमडा यम बराबर होता है K/C। K का मतलब कंडक्टिविटी और C का मतलब कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। क्या लेंगे? मोलरिटी। अब देखिए एक बात सुनिए यहाँ पर रिमार्क के तौर पर, मोलरिटी बराबर C होता है और मोलरिटी बराबर क्या होता है? N/V होता है। तो यंग का मतलब नंबर ऑफ मोल और V का मतलब वॉल्यूम। अब ये लीटर में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग लीटर में नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे। तो याद रखिएगा जो C कंसंट्रेशन है उसको जब हम लीटर में दिया रहेगा तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदल देंगे। बात समझ में आ रहा है? इसकी यूनिट होती है सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल के पावर -1। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कोलराउस लॉ। ठीक है, देखिए अब रही बात कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ में आपको क्या करना है? कोलराउस लॉ में मान लीजिए कि एक कोई आपका दे दिया, ठीक है, दे दिया कोई सबस्टांस दे दिया, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट दे दिया। कोलराउस लॉ एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो ए भी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो करंट फ्लो करता है। ठीक है, जो मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको एक्वस में डिजॉल्व कर रहे हैं तो A+ एक्वस B- एक्वस में दे रहा है। ये केटायन हो गया और ये एनायन हो गया। तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, अब ध्यान दीजिए यहां पर केटायन क्या होगा और ये क्या होगा? एनायन का होगा, यानी प्लस वाला ये माइनस वाला। तो यानी केटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और एनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जब सम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप एनसीईआरटी का लगा लीजिए इंटेक क्वेश्चन में, चाहे एग्जाम्पल लगा लीजिए। अगला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। खासकर एसिटिक एसिड की बात करता है, CH3COOH की बात करता है। तो आप क्या करेंगे? आपको करना ये है कि जब ये पूछ रहा है तो आपको करना ये है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट में डिसोसिएट हुआ है। तो होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और अल्फा बराबर होता है लेमडा यम सी और लेमडा नॉट यम होता है। मतलब ये नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी है और ये क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। बात समझ में आ गया? ऊपर वाला मोलर कंडक्टिविटी डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka से रिप्रेजेंट करते हैं और Ka बराबर होता है C⁴ 1 - अल्फा। ठीक है, ध्यान दीजिए बार बार बोल रहा हूं कि C जो का कंसंट्रेशन होता है और Ko को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं और C का जब हम वैल्यू लेंगे तो वह लीटर में दिया रहेगा तो हम उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। अब लास्ट है फैराडे लॉ। देखिए फैराडे लॉ क्या बोलता है। फैराडे लॉ ने दो रूल दिया था। अब देखो उस रूल को हम ना समझकर हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं कि उन्होंने बताया कि एक मोल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 96,487 होती है। मतलब जो कुलाम होता है, एक मोल में जो चार्ज होता है वो 96,487 कुलाम होता है। अगर मान लीजिए यन मोल होगा तो यन मोल के लिए क्या होगा? F × यन यानी 96,487। लेकिन न्यूमेरिकल में हम 96,500 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, अब एक मोल में कई बार नंबर ऑफ पार्टिकल भी पूछ देता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या करते हैं? एक मोल में दिया रहेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा? एक मोल में 6.022 × 10⁻23। अगर 5 मोल रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मोल दिया रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह नंबर ऑफ चार्ज
पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।